Hello everyone, welcome back to my channel The English Arena by तान्या गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और लिटरेरी वर्क्स को कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से, फिर बात करेंगे 100 Years वॉर और ब्लैक डेथ जैसे मेजर इवेंट्स की। साथ ही हम बात करेंगे जॉन वाइक्लिफ का कंट्रीब्यूशन और प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, जिन्होंने नॉलेज को सब तक पहुंचाया। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जॉफ्रे चौसर और थॉमस मैलोरी जैसे ग्रेट राइटर्स। आवर फर्स्ट टॉपिक इज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 AD। नाउ इमेजिन कि एक किंग मर जाता है और उसका कोई एयर नहीं होता। तब 3 लोग बोलते हैं कि मैं किंग बनूंगा। तो अब हम इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को पढ़ने वाले हैं, जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 AD। 1066 में जब एडवर्ड द कॉन्फेसर की डेथ हुई, तब उनका कोई सक्सेसर नहीं था। इस वजह से थ्रोन के लिए फाइट शुरू हो गई। 3 मेजर क्लेमेंट्स थे। फर्स्ट, हैरोल्ड गॉडविनसन, इन्हें इंग्लैंड के नोबल्स ने चूज किया। सेकेंड, विलियम द कॉन्करर, इनका कहना था कि इन्हें एडवर्ड ने थ्रोन का प्रॉमिस किया था। थर्ड, हेराल्ड हार्ड्रेडा, जो कि वाइकिंग के किंग थे। मेन इवेंट्स, फर्स्ट, बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज। सबसे पहले हेरोल्ड ने नॉर्थ में हेराल्ड हार्ड्रेडा को हरा दिया। सेकेंड इज बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है। फिर तुरंत हेराल्ड साउथ गया विलियम से लड़ने के लिए। 14 अक्टूबर 1066 को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ। हेराल्ड मारा गया और विलियम जीत गया। विक्ट्री के बाद विलियम द कॉन्करर को क्रिसमस डे 15 दिसंबर 1066 को इंग्लैंड का किंग बना दिया गया। इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इवेंट, ये इवेंट इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एंग्लो सैक्सन रूल खत्म हुआ, नॉर्मन रूल स्टार्ट हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज पर फ्रेंच का इफेक्ट पड़ा, फ्यूडल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, डोम्सडे बुक बनाई गई। अब डोम्सडे बुक क्या है? तो ये एक डिटेल्ड सर्वे रिकॉर्ड बुक थी जिसमें पूरे इंग्लैंड की ज़मीन, लोग, प्रॉपर्टी और वेल्थ का रिकॉर्ड लिखा गया था, जो कि विलियम द कॉन्करर ने बनवाई थी। फाउंडेशन ऑफ ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी, द फाउंडेशन ऑफ ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी का मतलब है इंग्लैंड की 2 सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का इस्टेब्लिशमेंट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टार्ट अराउंड 1096 में हुआ और कैम्ब्रिज का अराउंड 1209 में। उन स्कॉलर्स ने स्टैब्लिश की थी जो ऑक्सफोर्ड से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ से चले गए थे। दोनों ही यूनिवर्सिटी मेडिवल इंग्लैंड में एजुकेशन का मेजर सेंटर्स बनी। नाउ द 3 इस्टेट्स, द 3 इस्टेट्स मेडिवल सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, जिसमें सोसाइटी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी, थर्ड कॉमन पीपल। फर्स्ट इस्टेट में क्लर्जी आते हैं जो रिलीजियस लीडर्स होते थे और चर्च का काम संभालते थे। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आते हैं जैसे किंग्स, लॉर्ड्स, जो पावर और लैंड कंट्रोल करते थे। थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल या पीजेंट्स आते हैं जो फार्मिंग और लेबर का काम करते थे। ये सिस्टम मिडीवियल इंग्लैंड में सोशल हायरार्की को क्लियरली डिफाइन करता था। नाउ द नेक्स्ट वन इज 100 Years वॉर 1337 to 1453। द 100 Years वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट था जो 1337 से 1453 तक चला। ये वॉर मेनली फ्रेंच थ्रोन के क्लेम को लेकर हुआ था। इस वॉर में कई इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई और जॉन ऑफ आर्क जैसे हीरोज भी उभर कर आए। लास्ट में फ्रांस ने विक्ट्री हासिल की और इस वॉर ने दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल और नेशनल आइडेंटिटी पर गहरा इम्पैक्ट डाला। जॉन वाइक्लिफ एंड बाइबल ट्रांसलेशन, जॉन वाइक्लिफ 14th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया और बाइबल ट्रांसलेशन के लिए फेमस थे। ट्रांसलेशन से पहले बाइबल सिर्फ लेटिन में होती थी, जिसे सिर्फ प्रीस्ट और एजुकेटेड लोग ही समझ पाते थे, इसीलिए कॉमन पीपल इसे डायरेक्टली नहीं पढ़ पाते थे। वाइक्लिफ का मेन एम था कि कॉमन पीपल भी बाइबल को अपनी लैंग्वेज यानी इंग्लिश में समझ सकें। उनकी ये ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बनी। ब्लैक डेथ और ब्यूबॉनिक प्लेग 1347 to 1351। अब सोचो कि एक ऐसी बीमारी जो इतनी डेंजरस थी कि एक आदमी जो सुबह ठीक है और उसकी रात को डेथ हो जाए, ये थी ब्लैक डेथ, जो कि 1347 में यूरोप में स्प्रेड हुई और इसका रीज़न था प्लेग, जो रैट्स के फ्लीज से ह्यूमन तक आती थी
और सिर्फ कुछ ही सालों में इससे यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वेंशन ऑफ मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद इंग्लिश बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हुई। तो 15th सेंचुरी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने यूरोप में मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। इसमें अलग अलग लेटर्स को अरेंज करके बार बार यूज़ किया जा सकता था, जिससे प्रिंटिंग फास्ट और चीप हो गई। इनकी फेमस प्रिंटिंग थी बाइबल। इनके बाद आए विलियम कैक्सटन, जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाले पहले व्यक्ति बने। इन्होंने इंग्लिश में बुक्स प्रिंट की और लिटरेचर को कॉमन लोगों तक पहुंचाया। प्रिंटिंग प्रेस के बाद नॉलेज रैपिडली स्प्रेड हुआ, बुक्स इजीली अवेलेबल हुई और एजुकेशन का लेवल भी इम्प्रूव हुआ, और प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को एलीट से निकालकर सबका बना दिया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉर्स ऑफ द रोजेस 1455 to 1487। वॉर्स ऑफ द रोजेस एक सिविल वॉर थी जो इंग्लैंड में 1455 से 1487 के बीच हुई। ये लड़ाई दो रॉयल फैमिलीज़ के बीच थी। फर्स्ट हाउस ऑफ यॉर्क, जिनका सिंबल वाइट रोज़ था, एंड सेकेंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर, जिनका सिंबल रेड रोज़ था। और दोनों का ही मेन एम था इंग्लैंड का थ्रोन पाना। वाई डिड दिस वॉर हैपन? इस वॉर का मेन रीज़न था पावर स्ट्रगल फॉर द थ्रोन। दोनों फैमिलीज लैंकेस्टर और यॉर्क अपने आप को किंग एडवर्ड III का रियल एयर मानते थे। कंट्री भी अनस्टेबल होने लगी, गवर्नमेंट वीक थी, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए और इसीलिए द वॉर्स ऑफ द रोजेस हुई। बैटल ऑफ बोसवर्थ 1485, ये वॉर्स ऑफ द रोजेस की लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल थी। ये फाइट हुई किंग रिचर्ड III, जो कि यॉर्क साइड से थे, वर्सेस हेनरी VII या हेनरी ट्यूडर, जो लैंकेस्टर साइड से थे। इस बैटल में रिचर्ड III बैटलफील्ड में ही मारे गए और हेनरी ट्यूडर जीत गए, और इस विक्ट्री के बाद हेनरी बने किंग हेनरी VII। और हेनरी, जो कि लैंकेस्टर साइड के थे, उन्होंने यॉर्क फैमिली की प्रिंसेस एलिजाबेथ से शादी की, जिससे दोनों हाउसेस यूनाइट हो गए, और यहीं से स्टार्ट हुई ट्यूडर डायनेस्टी, और वॉर्स ऑफ द रोजेस का एंड हो गया। और ट्यूडर डायनेस्टी का सिंबल में रेड और वाइट दोनों ही कलर्स थे, जो कि दोनों ही हाउसेस को की यूनिटी को दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड के बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर की, जिनका नाम है जॉफ्रे चॉसर। हम इन्हें कह सकते हैं कि इन्हीं से इंग्लिश की फाउंडेशन रखी गई। तो जॉफ्रे चॉसर 14th सेंचुरी के फेमस इंग्लिश राइटर थे। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इनकी सबसे फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। इसमें अलग अलग लोगों की स्टोरीज़ हैं जो कि एक पिलग्रिमेज पर जा रहे होते हैं। और जॉफ्रे चॉसर इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। नाउ वाई इज़ चॉसर इम्पॉर्टेंट? तो जॉफ्रे चॉसर ने उस टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जब ज़्यादातर लिटरेचर लैटिन और फ्रेंच में लिखा जाता था। चॉसर ने अपनी राइटिंग में रियल लाइफ कैरेक्टर्स और सोसाइटी को दिखाया, और इसीलिए उनकी स्टोरीज़ इतनी रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग लगती थी। चॉसर ने ह्यूमर, रियलिज्म और इफ़ेक्टिव स्टोरी टेलिंग के थ्रू मेडिवियल सोसाइटी का रियल और लाइवली पिक्चर प्रेजेंट किया, और बहुत ही खूबसूरती से उस टाइम को दर्शाया। नाउ इस टाइम के एक और बहुत फेमस राइटर थॉमस मैलरी, और उनकी बहुत ही फेमस बुक लिम ऑटर द अर्थर। थॉमस मैलरी 15th सेंचुरी के इंग्लिश राइटर थे। इनकी सबसे फेमस वर्क है लिम ऑटर द अर्थर, जिसका मतलब है द डेथ ऑफ किंग अर्थर। इस बुक में किंग अर्थर, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और उनके एडवेंचर्स की स्टोरीज़ हैं। इसको विलियम कैक्सटन ने 1485 में प्रिंट किया था, और इस पीरियड के ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने मिडिल इंग्लिश पीरियड के सभी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और लिटरेरी डेवलपमेंट्स को समझ लिया। हमने देखा कैसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से लैंग्वेज में चेंज आया, कैसे ब्लैक डेथ ने सोसाइटी को डीपली अफेक्ट किया, और कैसे 100 ईयर्स वॉर ने लोगों की आइडेंटिटी को शेप किया। साथ ही जॉन वाइक्लिफ ने नॉलेज को आम लोगों तक पहुंचाया, और जॉफ्री चॉसर और थॉमस मैलोरी जैसे राइटर्स ने इंग्लिश लिटरेचर को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दी। इन सब डेवलपमेंट्स में ने मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज को उस फॉर्म तक पहुंचाया जिसे आज हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के